मैंने अरब मर्दों के बारे में बहुत कुछ सुना था कि वो बहुत ताकतवर होते हैं और उनकी ख्वाहिशात भी दूसरे मर्दों से ज्यादा होती है। चूंकि मेरे मामू सऊदी अरब में काम करते थे, मैंने उनके जरिए जाना कि अरबों की एक से ज्यादा बीवियां होती हैं और वो सबको बराबर वक्त देते हैं। ये सब सुनकर मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि पाकिस्तान में दूसरी शादी का रिवाज तकरीबन मदूम है। लेकिन मामू ने मुझे बताया था कि अरब आमतौर पर एक से ज्यादा शादियां करते हैं और उन्होंने हरम बनाए होते हैं जहां वो अपनी बीवियों को रखते हैं। कभी कभी मुझे लगता था कि मामू ये सब सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका मुमानी से कोई खास ताल्लुक नहीं था और वो अक्सर दूसरी शादी की ख्वाहिश खामोश लफ्जों में जाहिर करते थे। मुझे लगता था कि अपनी इस ख्वाहिश को जाहिर करने के लिए वो सबको अरबों की एक से ज्यादा शादियों की कहानियां सुनाते हैं। मैंने इस वक्त इसका एहसास किया जब मैं खुद एक अरब मर्द से शादी की और मैं इसकी तीसरी बीवी बनी। मैं उसके हरम में बतौर बीवी पहुंची। शादी की पहली रात ही मैंने महसूस किया कि अरब मर्द न सिर्फ ताकतवर होते हैं बल्कि उनकी ख्वाहिशात भी इंतहाई ज्यादा होती है। लेकिन मैं बहुत मुतजस्सिस थी कि वो अपनी ख्वाहिशात और ताकत को कैसे बरकरार रखते हैं और अपनी बीवियों के साथ वक्त कैसे गुजारते हैं। ये वाकई एक मुश्किल काम है कि हर रात एक एक करके सब बीवियों को खुश रखा जाए। और फिर एक दिन जब मैंने अपने शौहर को देखा, मैं हैरान रह गई। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकी। मुझे इस राज का पता चला जिसकी वजह से अरब मर्द न सिर्फ एक बल्कि 4 बीवियों को खुश रखने के काबिल होते हैं, जबकि पाकिस्तानी मर्द एक बीवी को भी खुश नहीं रख पाते। मेरा नाम नूरालियन है। मैं कोट अद्विकी में रहती हूँ। मेरी उम्र तकरीबन 28 साल थी, लेकिन मेरी शादी नहीं हो सकी थी। इस बार भी मेरी उम्मी ने मुझे बताया कि शाम को रिश्तेदार आ रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि खुद को पुरकशिश बनाऊं और लड़के के खानदान को पसंद आऊं, क्योंकि इस उम्र में मैं भी किसी से शादी करने की ख्वाहिश रखती थी। मेरी वाहिद ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो और कोई मेरा साथ हो जिसके साथ मैं अपने जज्बात शेयर कर सकूं। मर्द अपने जज्बात को खिलकर जाहिर कर सकते हैं, लेकिन हम लड़कियां जिनकी उम्र बढ़ती जाती है और हमारी शादी नहीं हो पाती, अपने जज्बात किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। क्योंकि अगर हम किसी से कहें कि हम भी जिनसी ख्वाहिशात रखती हैं और हम भी किसी की सोहबत मांगती हैं, तो लोग इसे बदतमीजी समझते हैं। इस लेबल से बचने के लिए ही मैंने अपनी जुबान पर ताला लगा दिया था और लोगों से मल्ला भी बंद कर दिया था, ताकि कोई मेरी अंदरूनी हालत को ना जान सके। जबकि हकीकत ये थी कि मैं हर रात बिस्तर पर करो बदलती रहती थी और ये हालत मुझे सोने नहीं देती थी। जब शाम को लड़के का खानदान आया, मैंने हर मुमकिना इंतजाम करके एक बड़ी ट्रे तैयार की और लड़के के खानदान के सामने पहुंची। लड़के के खानदान ने मुझे सिर्फ एक सरसरी नजर से देखा। कभी उनकी नजरें ड्राइंग रूम की दीवारों पर लगे पर्दों की तरफ जाती और कभी मेरी उम्मी के हुआदार कपड़ों की तरफ। लड़के की बहन ने 1-2 बार मुझे सर से पांव तक अजीब नजरों से देखा। मैं डर गई और वहां से वापस चली गई। कुछ वक्त गुजरा और वो लोग चले गए। जब उम्मी मेरे पास आई, मैंने गुस्से से कहा, ये कैसे लोग थे जो मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे? उम्मी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, इसीलिए उन्होंने जाने से पहले इनकार कर दिया। उम्मी के लहजे में सदियों की थकावट झलक रही थी। उम्मी मुतमईन थीं कि मेरे हाथों पर कभी मेहंदी नहीं लग सकेगी, क्योंकि मेरी रंगत बहुत सियाह और बेरौनक थी और घर की हालत भी बहुत खराब थी। ड्राइंग रूम में पुराने पर्दे लटक रहे थे और सोफों की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, और ये सब देखकर हर कोई मुझे मुंह पर इनकार करके चला जाता था। उम्मी के अल्फाज पर मैं बहुत उदास हुई, लेकिन उम्मी के खातिर मैंने खुद को नॉर्मल रखा और कहा कि वो
लोग खुद अच्छे नहीं थे जो इनकार करके गए। उम्मी ने खामोशी से मुझे देखा, जैसे वो मेरे दिल की हालत से वाकिफ हों, और फिर उन्होंने कहा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम कभी परेशान नहीं होगी। मैं हिम्मत हारना नहीं चाहती थी और मैं उम्मी से ये पूछना नहीं चाहती थी कि मुझे कौन सी हिम्मत रखनी होगी। क्या मुझे सारी जिंदगी लोगों के सामने इस तरह सजकर हिम्मत दिखानी होगी? मुझे लोगों के इनकार सुनने की हिम्मत के साथ इस घर में सारी जिंदगी गुजारनी होगी? लेकिन चाहने के बावजूद मैं उम्मी से ऐसा सवाल न कर सकी। इस रिश्ते के आने के बाद 1 हफ्ता गुजर चुका था और उसके बाद कोई रिश्ता दोबारा नहीं आया। उम्मी हर रोज इस शख्स को फोन करती थी जिसने रिश्ता तजवीज़ किया था और उससे अच्छा रिश्ता दुखाने को कहती थी, और वो टाल मटोल करता रहता था। शायद वो भी जानता था कि मेरी किस्मत में कोई अच्छा रिश्ता लिखा ही नहीं था। 2 माह इसी तरह गुजर गए और फिर एक दिन मेरे वाहिद मामू सऊदी अरब से छुट्टियों पर आए। वो हमसे मिलने हमारे घर भी आए। हमेशा की तरह वो इस बार भी हलवा लेकर आए थे। इस बार उम्मी उनसे मिलते ही रोने लगे। ये पहला मौका था जब उम्मी ने अपने भाई से दिल की बात की। उम्मी ने कहना शुरू किया, वसीम, तुम मेरे वाहिद भाई हो, तुम ही कुछ करो कि मेरी नूरालियन की शादी का बंदोबस्त हो जाए। मैं डरती हूं कि अगर मेरी मौत हो गई तो इसका क्या होगा। कभी लोग घर देखकर इनकार कर देते हैं और कभी नूरालियन की रंगत देखकर। मैं नहीं जानती कि इस बेचारी की किस्मत में क्या लिखा है। मैं पीछे खड़ी थी और उम्मी के अल्फाज पर शर्मिंदा हुई। मुझे बुरा लगा कि उम्मी को ये सब मामों के सामने कहने की क्या जरूरत थी। वो सालों बाद चंद दिनों के लिए आते थे, उन्हें परेशान करके क्या हासिल होने वाला था। और फिर मैं अपनी अपनी नज़रों में भी शर्मिंदा हुई। मामू ने मुझे देखा और कहा कि नूरालियन की किस्मत बदल सकती है अगर तुम थोड़ी हिम्मत करो। मामू के अल्फाज सुनकर उम्मी ने हैरत से पूछा, तुम क्या कह रहे हो वसीम? में नूरालियन के लिए कुछ भी कर सकती हो? तुम किस हिम्मत की बात कर रहे हो? मामू ने कहा कि मेरा एक और दोस्त है जो मुझसे कुछ बड़ा है, लेकिन वो एक पाकिस्तानी औरत से शादी करना चाहता है क्योंकि इसकी पहली बीवी सऊदी अरब से है और अरबी है। इसलिए इस बार वो एक पाकिस्तानी औरत से शादी करना चाहता है। वो बहुत अच्छा और अमीर आदमी है। मैं इसकी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार हूं। अगर तुम चाहो तो हम अपनी नूरालियन की शादी उसके साथ कर सकते हैं। मामू की बात सुनकर उम्मी और मैं दोनों हैरान और परेशान हुए। पहले तो एक अरब मर्द से शादी और फिर एक शादीशुदा मर्द से। उम्मी ने कहा, तुम चाहते हो कि नूरालियन किसी की दूसरी बीवी बने और वो भी एक गैर मुल्क में? मामू ने कहा कि जब पैसा हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मर्द की कितनी बीवियां हैं, वो नूरालियन को अलग घर में रखेगा। इसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं भी वहां रहूंगा और नूरालियन का ख्याल रखूंगा। जहां तक इसकी पहली बीवी का ताल्लुक है, वो एक अरबी औरत है और इसे इन सब चीजों की आदत है क्योंकि अरब लोग बहुत शादियां करते हैं। उनकी नज़र में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पाकिस्तान की औरतें ही हैं जो शौहर की दूसरी शादी पर हंगामा करती हैं। तुम पाकिस्तान में किसी को नहीं बताना कि नूरालियन का शौहर पहले से शादीशुदा है। बस ये कहना कि एक अच्छा रिश्ता आया था और शादी हो गई। वैसे भी दुनिया को तुम्हारे मसाइल से कोई गरज नहीं है। जो लोग कहानियां बनाते हैं बनाने दो। मुस्तकबिल के बारे में सोचो। अगर उसके 1-2 बच्चे हो गए तो इसके कदम इतने मजबूत हो जाएंगे कि इसका पूरा मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। और फिर मैं भी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। वो आदमी मेरा दोस्त है, मैं इसे बरसों से जानता हूं। उम्मी ने उलझन भरे अंदाज में इससे पूछा, इसकी उम्र क्या है? तो मामू ने साफ बताया कि वो 55 साल का है। ये सुनकर उम्मी
उछल पड़ी और कहा, नूर तो सिर्फ 28 साल की है। मामू ने कहा, मर्द की उम्र से ज्यादा। ये देखना चाहिए कि बेटी का घर बस रहा है। उम्मी ने कुछ सोचा और मुझे देखा, और फिर जैसे ही उन्होंने मेरी रंगत देखी, उन्होंने एक लम्हे में फैसला कर लिया और मामू से कहा कि ठीक है, तुम मुझे लड़के की तस्वीर वगैरह दिखाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। उम्मी ने मुझसे पूछने की जहमत भी नहीं की कि कहीं मैं इनकार ना कर दूं। दरअसल मेरे सर पर बाप का साया नहीं था। उम्मी बीमार रहती थी, इसलिए वो चाहती थीं कि मैं जल्द अज जल्द रुखसत हो जाऊं। और फिर इसी वक्त मामू ने अपने दोस्त की तस्वीर मोबाइल फोन पर दिखाई। वो मामू के साथ बड़ी गाड़ियों के सामने खड़ा था। वो 55 साल का था, लेकिन जवान नजर आता था। मामू ने मुझे इसकी पहली बीवी की तस्वीर दिखाई, लेकिन वो हिजाब में थी। मामू ने कहा कि अरबी औरतें सकाफत में रहती हैं, इसलिए मैंने इसकी पहली बीवी का चेहरा और शक्ल और सूरत नहीं देखी। ताहम मैं जानता हूं कि वो भी अच्छे अखलाक की औरत है। जब मामू ने उम्मी को हर तरह से कायल कर लिया, तो उम्मी ने भी इस मर्द शेख वली से वीडियो कॉल पर बात की। शेख वली की उर्दू काफी अच्छी थी। कभी कभी वो रुकते थे, लेकिन उनकी बात समझ में आती थी। और फिर उम्मी भी उनसे बात करके पूरी तरह मुतमईन हो गईं और मामू से कहा कि उन्हें कोई एतराज नहीं है। जब मामू ने यह खबर पूरे खानदान को बताई, तो इस वक्त से मेरी सऊदी अरब में रिश्तेदारी हो गई। किसी को शेख वली की पहली शादी के बारे में नहीं बताया गया। पूरा खानदान हैरान था जब मेरी किस्मत अचानक खिल गई। 10 दिन बाद मेरा निकाह भी वीडियो कॉल पर पढ़ लिया गया। जब मामू वापस जा रहे थे, वो मेरे कागजात ले गए। मैं वहां से वीज़ा लेने गई और इसे उनके पास भेज दिया, और तकरीबन 3 माह बाद मेरा वीज़ा भी आ गया। उन 3 महीनों में मैंने शेख वली से कई बार फ़ोन पर बात की, क्योंकि हमारी शादी हो चुकी थी। जब भी वो बात करते, मुझे उनके अंदाज में अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। वो बार बार नूरालिलियन से पूछते कि तुम कब मेरे पास आओगी। ये नहीं लगता था कि उनकी पहली बीवी उनके साथ थी। वो हमेशा मेरे लिए बेकरार नजर आते थे, और मैं इस बात पर बहुत खुश थी। मेरे दिल में एहसास था कि शायद वो अपनी पहली बीवी से खुश नहीं है, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी की। वीज़ा मिलने के बाद मैं बराह रास्त सऊदी अरब के लिए रवाना हुई। जब मैंने एयरपोर्ट पर पहली बार शेख वली को देखा, वो तस्वीर से ज्यादा खूबसूरत थे और मुझसे मिलकर बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे गिले लगाया और मेरी खैरियत पूछना शुरू की। मैं भी थोड़ी शर्मीली थी, क्योंकि मैं मशरिकी लड़की थी और ये मेरी अपने शौहर से पहली मुलाकात थी। उन्होंने मुझे एक शानदार बंगले में ले गए और बताया कि उन्होंने ये बंगला जहेज के तौर पर मेरे नाम कर दिया है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने मुझे इतना बड़ा बंगला दिया था कि इस बंगले में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। फिर उन्होंने मुझे एक बड़े कमरे में ले गए और मुझे महंगे से महंगे कपड़े दिए और कहा, तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात है और मैं चाहता हूं कि कोई कमी ना रहे। तुम्हें ये ना लगे कि तुम्हारी शादी वीडियो कॉल पर हुई है। सोचते हुए मैंने वली से पूछा कि आपकी पहली बीवी कहाँ है? क्या वो इस बंगले में नहीं रहेगी? मेरे अल्फाज सुनकर वो मुस्कराए और कहा, नहीं, मेरी दोनों बीवियां अलग अलग घरों में रहती हैं। ये सुनकर मैं उछल पड़ी और हैरत से पूछा, दोनों बीवियां यानी आपकी इससे पहले 2 बीवियां हैं? उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हारे मामू ने नहीं बताया कि मेरी एक बीवी अरबी है और एक पाकिस्तानी है और तुम मेरी तीसरी बीवी हो। ये सुनकर मुझे लगा जैसे आसमान मेरे सर पर गिर पड़ा। मैंने सोचा था कि वली अपनी अरबी बीवी से खुश नहीं होंगे, इसीलिए उन्होंने मुझसे शादी की। लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं उनकी तीसरी बीवी थी और उनकी पहले से एक पाकिस्तानी बीवी भी थी। शायद यही वजह थी कि उनकी उर्दू अच्छी थी, लेकिन उनके 2 बीवियां थीं
दो बीवियों के होते हुए भी वो फोन पर क्यों इतने बेकरार लगते थे, जैसे उनके अंदर किसी चीज की तड़प हो। खैर, मैंने ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की क्योंकि हमारी शादी हो चुकी थी और मुझे वली की दोनों बीवियों को माना था। अगर किसी ने यह हकीकत मुझसे छुपाई थी तो वो मेरे मामू थे, क्योंकि वली और मेरी इस बारे में कभी बात नहीं हुई थी। और फिर बड़ी बात यह थी कि मेरा उनसे कोई राबता नहीं था। दोनों अलग अलग घरों में रहती थीं और वली शायद कभी हमारी मुलाकात न करवाते। मैंने सूरत-ए-हाल को कबूल कर लिया क्योंकि कोई और चॉइस नहीं थी। मैंने बड़ी मुश्किल से शादी की थी। मैं अपनी शादी को दिल पर लेकर खराब नहीं करना चाहती थी। मैं महंगे से महंगा लिबास पहनकर दुल्हन बनकर बिस्तर पर बैठी थी। फिर कुछ देर बाद वो फूलों का गुलदस्ता लेकर मेरे पास आए। उन्होंने कीमती हीरों का हार तोहफे में दिया और फिर प्यार से कहा, तुम मेरे दिल की मलिका हो। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मेरी तरह सिया रंगत वाली लड़की को अगर कोई खूबसूरत शख्स ऐसी बात गोरी रंगत वाली लड़की से कहे तो ये वाकई बहुत खुशी की बात थी। और फिर ये शख्स मेरा मुहर्रम था। लेकिन इसके बाद वली ने जिस तरह अमल किया, मैं हैरान रह गई और फिर मैं पूरी रात बेबस महसूस करती रही। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि 55 साल की उम्र में न सिर्फ वो इतने ताकतवर होंगे बल्कि इतने ख्वाहिशात से भरे होंगे। दो बीवियों के होते हुए और तीसरी शादी करने के बावजूद वो मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे थे जैसे मैं उनकी पहली बीवी हूं और वो अभी 20-22 साल के जवान हों। मेरे साथ 2 घंटे गुजारने के बाद अचानक वली ने कुछ कहा जिससे मैं हैरान रह गई। वली हर चंद मिनट बाद मुझे हैरान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी बड़ी बीवी के पास जा रहा हूं। तुम आराम से सो जाओ, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। मैंने हैरत से पूछा कि आप इतनी रात गए क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरी सारी बीवियों के मुझ पर बराबर हुकूक है। मैंने तुम्हारा हक अदा कर दिया। अब मेरी बड़ी बीवी की बारी है और फिर उसके बाद में मैं अपनी दूसरी बीवी के पास भी जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी बीवी को मेरे खिलाफ कोई शिकायत हो। मैं सबसे मोहब्बत करता हूं। ये बात मुझे हैरान कर गई। कैसे मैं एक रात में 3 बीवियों के पास जा सकता हूं? ये बहुत हैरानकुन था। वली ने कुछ देर बाद मुझे छोड़ दिया। मैं इतनी थक गई थी कि मैं सो गई और जब सुबह आंखें खिली तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी बदल गई है। अब मैं एक छोटे टूटे हुए घर में नहीं रहती थी बल्कि एक बड़े बंगले में। मैं अपनी उम्मी को फोन करने की सहूलत भी रखती थी, इसलिए मैंने उम्मी को फोन किया और अपनी खैरियत बताई। वो मुझसे काफी देर तक बातें करती रही और बहुत खुश थी। मैंने उन्हें वली की शादियों के बारे में नहीं बताया। मैं खुश थी तो उन्हें परेशान करने की क्या जरूरत थी। जब वली शाम को आए, उन्होंने मुझे देखा और कहा, तुम तैयार क्यों नहीं हो? मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा दुल्हन बनी रहो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले आए, मुझे जोड़ा शालों का दिया और कहा, तैयार हो जाओ। और फिर उनके कहने पर मैं तैयार हो गई। फिर एक दिन मैं तैयार हुई। एक बार फिर वो खुद पर काबू खोने लगे। मैं शेख वली की हालत देख रही थी। एक शख्स कैसे इतने जज्बाती हो सकते हैं? वो रात भर 3 बीवियों के साथ रहे और अब एक बार फिर वो मोहब्बत लुटाने के लिए तैयार थे। यकीनन शेख वली की ताकत के पीछे कोई राज था। मेरी शादी का एक हफ्ता बहुत तेजी से गुजर गया और इस हफ्ते में एक रात भी ऐसी नहीं थी जब मेरे शौहर ने मुझे वक्त और खुशी ना दी हो। हर रात वो पाबंदी से मेरा हिस्सा वक्त देते थे और मेरी ख्वाहिश भी पूरी करते थे। जब एक हफ्ता गुजर गया तो मैं सोचने लगी कि वली क्या खाते हैं कि वो इतने मजबूत हैं, जबकि
एक हफ्ते में मेरी सेहत पर बहुत असर पड़ा था। मैं कमजोरी महसूस कर रही थी। और फिर एक रात मैंने वली को कमरे में आने से पहले किचन की तरफ जाते देखा। आमतौर पर वली रात देर से मेरे पास आते थे, इसलिए मैं पहले से कमरे में मौजूद होती थी। मैंने उन्हें कभी किचन की तरफ जाते नहीं देखा था। अब जब वली किचन की तरफ गए तो मैं हैरान हुई और उनके पीछे पीछे चल पड़ी। मैं किचन के दरवाजे तक पहुंची। मैंने देखा कि वली लहसुन छील रहे थे और उन्होंने 2 प्याज भी ले रखे थे। क्या मेरा शौहर इस रात के वक्त खाना पकाने का इरादा रखता था? ये सोचकर मैं दरवाजे पर रुक गई और खामोशी से उन्हें देखने लगी। शायद वो मेरे लिए कुछ खाना तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। एक माहिर बावर्ची की तरह उन्होंने लहसुन बारीक काट लिया और उन्होंने प्याज भी बारीक काट ली। इसके बाद वली ने एक पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म किया और इसमें लहसुन और प्याज डालकर चूल्हा बंद कर दिया। मैं समझ नहीं सकी कि क्या पक रहा था, लेकिन मैं हैरान रह गई जब कुछ देर बाद वली ने आहिस्ता आहिस्ता सरसों के तेल में मिला हुआ सारा प्याज और लहसुन खा लिया। फिर वो वॉशरूम गए और अपना मुंह अच्छी तरह माउथ फ्रेशनर से साफ किया। शायद लहसुन और प्याज की बो उनके मुंह से खत्म हो गई थी। मैं कमरे में गई और लेट गई। वली भी मेरे पीछे आए। वो बहुत चुकना नजर आ रहे थे। मैं जानना चाहती थी कि वली ने ये सब क्यों खाया, लेकिन मुझे पूछने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने सोचा कि मैं उनकी जासूसी कर रही हूं, इसलिए मैं खामोश रही। इस रात भी वली ने मुझे पूरी तवज्जो दी और फिर अपनी पहली बीवी के पास चले गए। ताहम अगली रात जब वली आए तो मैं उनके पीछे किचन में चली गई, क्योंकि वो किचन में खड़े वही चीज पका रहे थे जो पिछली रात बनाई थी। मुझे देखकर वो हैरान हुए और कहा, आज तुम सोई नहीं? मैंने कहा, आप जानते हैं कि मैं आपका इंतजार कर रही हूं। वो मुस्कराए और कहा, मैं बस आ रहा था, मैं तुम्हारे पास आने से पहले तैयारी कर रहा था। मैं वली की मुस्कुराहट देखकर हैरान हुई और उनसे पूछा, आप क्या तैयारी कर रहे हैं? उन्होंने मुझे वो मिक्सचर दिखाया जो उन्होंने तैयार किया था और कहा, ये एक बहुत जबरदस्त चीज है। इसे खाने से मैं 3 नहीं बल्कि 4 बीवियों को एक साथ खुश रख सकता हूं। वली ने मुझे बताया कि ये उनके दादा की दी हुई तरकीब है। इस पर अमल करके वो वाकई बहुत मजबूत महसूस करते हैं और सबसे बढ़कर उन्हें कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता। मैंने हैरत से कहा, इसके लिए आप क्या तैयार कर रहे हैं? मैंने उनसे पूछा कि क्या प्याज और लहसुन के इस्तेमाल से कोई फर्क पड़ता है? वो हंसे और कहा, हाँ, ये बाहमी मुआहदा है। उन 2 चीज़ों को खाने से मर्दाना ताकत बढ़ती है और बहुत सी बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। और ख़ास तौर पर एक वक्त में कई औरतों के साथ ताल्लुकात की वजह से इन्फेक्शन वगैरह का खतरा भी इससे खत्म हो जाता है। इसीलिए मैं इसे सख्ती से इस्तेमाल करता हूं। और तुम जानती हो कि मैं चौथी शादी करने जा रहा हूं। मैंने अपने लिए एक ऐसी औरत का इंतखाब किया है जो बांझ है। मैं ऐसी औरतों से शादी करता हूं जिनके साथ कोई ना कोई मसला होता है। तुम्हारे मामू ने मुझे बताया था कि तुम्हारी रंगत की वजह से तुम्हारा रिश्ता नहीं होता, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की और अब मैं चाहता हूं कि जिस औरत से मैं शादी करने जा रहा हूं उसकी जिंदगी भी सांवर जाए। वली के अल्फाज सुनकर मैं हैरान रह गई। वो मेरे सामने चौथी बीवी की बात बहुत आराम से कर रहे थे। आंसू मेरी आंखों से निकल पड़े। मैंने कहा, वली, आप चौथी शादी कैसे कर सकते हैं? वो मेरे करीब आए, उन्होंने मेरा कंधा पकड़ा और कहा, यह गम की बात नहीं बल्कि खुशी की बात है। एक बांझ औरत को सहारा देने जा रहा हूं। ये अच्छा काम है। हमारा मजहब ऐसा है कि ये ऐसी औरतों से ज्यादा शादियों की इजाजत देता है जो बेसहारा और मुफलिस हो। देखो, आज तुम इस घर में मेरे साथ कितनी खुश हो।
अगर मैंने तुमसे शादी न की होती तो तुम अपनी माँ के दरवाजे पर बैठी होती। हराम काम करने से बेहतर है कि हलाल रिश्ता हो, और यही मेरा अकीदा है। वली के अल्फाज सुनकर मैं बहुत खुश हुई कि उनकी सोच बहुत अच्छी थी। मैंने खुद उन्हें चौथी शादी की इजाज़त दी, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारियों में कोताही नहीं की। वो मुझे वक्त देते थे और मेरी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने की हिम्मत भी रखते थे, और मैं जानती थी कि वो अपनी चौथी बीवी को भी अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। मेरी इजाज़त देने पर वली ने मुझे गिले लगाया और फिर चंद दिनों बाद मेरे शौहर ने चौथी शादी भी कर ली। वली ना सिर्फ 4 बीवियों के शौहर हैं, बल्कि चारों के साथ बहुत अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे वली की सोच पर बहुत फख्र है, और कभी कभी मैं हैरान होती हूँ कि कुछ सादा चीज़ें के इस्तेमाल से वली की जिंदगी में कितना सुकून है, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में कितने मुतमईन है। कुछ छोटी चीज़ें अगर आपने इतना इस्तेमाल नहीं किया तो एक बार ज़रूर करें। और जहाँ तक ज़्यादा शादियों का ताल्लुक है, अगर आपको भी कोई ऐसी औरत मिले जो बेसहारा और मुहताज हो तो ज़रूर इससे निकाह का रिश्ता बनाएं, क्योंकि हलाल रिश्ते में बरकत है। तो ये थी हमारी आज की कहानी नाज़रीन। अगर आपको कहानी पसंद आई तो बरा करम लाइक करें और कहानी को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही मज़ीद कहानियों की इत्तला मिले एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।